हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, जो आपकी आगामी परीक्षा पीसीएस और आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज सुबह से ही बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। बैकग्राउंड में हो सकता है आपको थोड़ा सा बारिश सुनाई पड़े, तो उससे डिस्टर्ब ना हो। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है, चीनी यात्री वेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। तो जैसा कि आप जानते हैं, चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में इंडिया आया था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी, तो बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, चीनी यात्री वेन सांग को एक दूत के रूप में ताई सुंग ने भेजा था। तो चीन के जो राजा थे ताई सुंग, उन्होंने ही वेन सांग को इंडिया भेजा था, बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा आंसर सी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। एक दो दोनों बातें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संवत है और एक तरफ उनके वर्ष हैं, आपको देखना है कौन गलत है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व बिल्कुल सही, शक संवत 78 ईस्वी बिल्कुल सही, गुप्त संवत 319 ईस्वी बिल्कुल सही, हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व बिल्कुल गलत। यही हमारा आंसर है। हिजरी संवत 622 में तो आया था, लेकिन ईसा पूर्व नहीं, ओनली ईस्वी है, ठीक है। 622 ईस्वी में आया था, ईसा पूर्व में नहीं, इसलिए ये गलत है, ये हमारा आंसर है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये भी एक मिलान करने वाला प्रश्न है। एक तरफ दरबारी कवि हैं, दूसरी तरफ राजा हैं, तो हम लोग इनको देखते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, बिल्कुल सही, हरिशेन स्कंदगुप्त बिल्कुल गलत, बाणभट्ट हर्षवर्धन बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, यही गलत है, क्योंकि हरिशेन स्कंदगुप्त के समय में नहीं, समुद्रगुप्त के समय में थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न चौथा देखते हैं, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, कहाँ स्थित है? ये पीछे में प्रश्न आ चुका है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, कहाँ स्थित है? दतिया। दतिया आपका मध्य प्रदेश में है, दतिया जिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है दतिया। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। सर्व कर एक मध्यकालीन समय का कर है जो सिंचाई पर लगाया जाता था, बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, बिल्कुल सही है। जजिया कर गैर मुस्लिम धर्म के लोगों पर लगाया जाता था, उससे छूट ब्राह्मणों को दी जाती थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, एक दो दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न छठा, नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। आपके सामने ऑप्शन है, क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर है बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी ने कहा था नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न, जब साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा प्रश्न है। साइमन कमीशन 1927 में बना, 28 में भारत आया, 30 में रिपोर्ट दी थी, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, स्टैनले ब्लैडविन। स्टैनले ब्लैडविन भारत के उसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एट दैट टाइम। आठवां, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ये प्रश्न भी बहुत बार आया है, इनको नहीं याद है वो याद कर लें, अच्छे से समझते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो इसका आंसर है गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता था। नवा प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? एस्किमो जनजाति कनाडा में निवास करती है, बिल्कुल सही बात। जनजातियों में प्रश्न आता है। एस्किमो एक जनजाति है जो ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ में रहती है, कनाडा में रहती है, बिल्कुल सही है। एस्किमो के घर को क्रॉल कहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। एस्किमो का घर इस तरीके का बना होता है बर्फ़ का, ठीक है, इसे इग्लू कहते हैं, इग्लू कहते हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत है। केवल एक, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है, ठीक है। क्रॉल नहीं इनके घर को कहते हैं, इग्लू कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 10वां, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ मैप बना करके, इस तरीके से यहाँ पर आप ऐसे देख लीजिएगा। ये यहाँ पर अरावली है, गुजरात से दिल्ली तक फैली अरावली श्रेणी, और ये विंध्य श्रेणी है। इसके बीच में यहाँ पर कौन सा पठार है? तो ये है आपका मालवा का पठार, ठीक है, आंसर हमारा ए है।
मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य है मालवा का पठार। ठीक है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? यहाँ पर भी आपके समक्ष दो कथन रखे गए हैं। पहला कथन है भोपाल बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है। ये बिल्कुल बात सही। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ये वाला जैसे ये दो नदियाँ हैं इनके बीच का क्षेत्र ये वाला, ये दोआब कहलाता है। तो भोपाल बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है, बिल्कुल सही बात। उज्जैन नर्मदा नदी पर बसा है, बिल्कुल गलत बात। उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी पर। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। केवल एक, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, केवल एक सही है। ठीक है, अच्छे से समझते रहिए। कथन कारक वाला देखिए प्रश्न अच्छा सा आया है। लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40 प्रतिशत होती है, बिल्कुल सही बात। भारत में झारखंड लिग्नाइट का प्रमुख उत्पादन है, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत में झारखंड में कोयला बहुत होता है, झरिया है, कर्णपुरा है, डाल्टनगंज है, कई जगह हैं। ठीक है, लेकिन लिग्नाइट नहीं वो कोयला है। झारखंड में जो निकलता है वो बिटुमिनस कोयला है, बिटुमिनस। लिग्नाइट होता है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, और गुजरात में होता है और कई जगहों पे होता है, पर राजस्थान उसमें झारखंड में नहीं होता है। इसलिए ए सत्य परंतु आर असत्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ए सत्य परंतु आर असत्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिर मिलान करने वाला है, जनजातियों वाला है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा जनजाति बिजनौर यानी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। लंबाडा जनजाति आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। कुकी मणिपुर में रहती, बिल्कुल सही। सोमपेन लक्षद्वीप, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर हो गया। सोमपेन जनजाति लक्षद्वीप में नहीं, जबकि अंडमान निकोबार में मिलती है सोमपेन जनजाति। ठीक है, भारत की जनजातियों वाला एक पेज बना लीजिएगा, जनजाति राज्य याद कर लीजिएगा, सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषयों को रखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार आया होगा, आप जानते हैं 29 विषय, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल आंसर है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए हैं। अगला प्रश्न 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? यहाँ पे दो कथन आपके समक्ष दिए गए हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है, बिल्कुल ग्रहण की गई है, सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 में संविधान संशोधन की सख्त प्रक्रिया दी गई, बिल्कुल गलत। केवल एक, यहाँ पे केवल एक, ये छूट गया था, केवल एक सही, ए सही है, केवल एक सही है, क्योंकि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति जो दी गई अनुच्छेद 368 में दी गई, याद कर लीजिए, अनुच्छेद 368 में, ना कि 65 में। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? फिर आपके समक्ष दो कथन रखे गए हैं, इन पर आपको विचार करना है, फिर आंसर देना है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया, बिल्कुल सही है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। 1955 में बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया, बिल्कुल सही बात। दोनों भी कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, आप याद कर लीजिए। बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग 1955 में गठन किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1, 2 दोनों सही हैं। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? आप कई बार समवर्ती सूची, संघ सूची, राज सूची के विषयों को एक बार 2-3 बार देखते रहें तो आपको याद रहेगा। समवर्ती सूची का नहीं है, विद्युत समवर्ती सूची का है, विषय समवर्ती सूची का, परिवार नियोजन समवर्ती सूची का है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। जो अवशिष्ट विषय हैं ये संघ सूची का विषय है। संविधान जब बना था तो सभी विषयों को बांट दिया गया था, उसमें ये रखा गया प्रावधान कि जो अवशिष्ट विषय हैं, जो विषय नहीं है उसमें लिस्ट में, और देश दुनिया आगे बढ़ेगा, विकास होगा तो कुछ नए विषय उभर के सामने आ सकते हैं, उन विषयों को संघ सूची में रखा गया है, याद कर लीजिए आप। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? 4 दिए गए, इनमें से क्या क्या है? तो विकास में भागीदार, तो ये तो होता ही विकास में भागीदार, बिल्कुल सही। राजनीतिक जवाबदेही, ये नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही। वित्तीय संग्रहण, ये भी नहीं है। 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो विकास में भागीदार, लोग विकास में भागीदार होंगे, वोट देंगे, प्रधान कार्य करवाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र को प्रधानमंत्री से लेकर राज्य में फैलाया गया, राज्य से लेकर गांव-गांव तक, पंचायतों तक विकेंद्रीकरण किया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? 22 भाषाएं हैं, 22 की 22 भाषाएं आपको याद होनी चाहिए। गुजराती है, डोगरी है, कश्मीरी है, राजस्थानी नहीं है।
ठीक है। राजस्थानी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। ओके। 20वां प्रश्न, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपे जा सकते हैं। किसी राज्य का जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें कोई दिक्कतें आ गई, भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, कुछ भी दिक्कतें आ गई तो उसके कार्यों को यूपीएससी लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। किसके अनुमोदन पर? राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। ऑप्शन नंबर डी बहुत अच्छा है प्रश्न है, बहुत अच्छा। राष्ट्रपति के अनुमोदन पर यूपीएससी को दिया जा सकता है कार्य ये, ठीक है। अगला प्रश्न कथन कारक वाला, राज्य वित्त आयोग के राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यहाँ पे एक छूट गया, एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है और ये राज्य वित्त आयोग है, अनुच्छेद 243 में है, ठीक है। 243 आई में है राज्य वित्त आयोग, संवैधानिक निकाय तो है ही। इसके बाद कारण इसका क्या है? संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुत नहीं कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ए सही परंतु आर गलत है। ए सही और आर असत्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ए सही है और आर असत्य। संघीय वित्त आयोग जो बनता है वो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है, ठीक है। ए सत्य, आर असत्य। ओके। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आप जानते हैं संविधान प्रारूप समिति थी एक ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था? 3 लोग सदस्य हैं, एक नहीं थे। के मुंशी सदस्य थे प्रारूप समिति के, मोहम्मद सादुल्ला भी सदस्य थे, टी कृष्णामाचारी भी सदस्य थे, एच.सी. मुखर्जी ये सदस्य नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। एच.सी. मुखर्जी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1813 के अधिनियम का प्रावधान नहीं था? जो भारत शासन अधिनियम अंग्रेज लाए थे 1813, उसका प्रावधान कौन सा नहीं था? हम लोग देखते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की आज्ञा, बिल्कुल सही, ये तो उनको आज्ञा दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, बिल्कुल सही, ये भी समाप्त किया गया कि कोई भी अब व्यापार कर सकता था ब्रिटेन का आदमी। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का उपबंध, ये भी सही है बिल्कुल। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर है? डी वाला आंसर है, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1833 के अधिनियम द्वारा, इसलिए डी हमारा गलत था, यही हमारा आंसर है। कौन सही सुमेलित नहीं मतलब सदस्य हैं और उनकी आयु क्या होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य की 25 वर्ष, बिल्कुल सही। राज्यसभा सदस्य बनना है आपको तो 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष, ये हमारा गलत था, ये हमारा आंसर है। ग्राम प्रधान 21 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, यही आंसर है, क्योंकि यही गलत है, मैच है। 25वां प्रश्न, डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है किस सागर में स्थित है? डागर बैंक, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, उत्तरी सागर। जो नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है, ब्रिटेन के पास में, ब्रिटेन के थोड़ा सा उत्तर में, वहाँ पर डागर बैंक है जहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। विश्व का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 26वां, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती? ये वाला प्रश्न बहुत बार आता है, इजराइल से सीमा किसकी नहीं लगती, इसको आप याद कर लीजिए। इतना ही बार आया है कि इतना सरल हो गया, सबको पता है, लेकिन आप गलती कतई मत करें, बिल्कुल मत करें, याद कर लें। सीरिया से लगता है, इजराइल जॉर्डन से लगता है, लेबनान से लगता है, ईरान से नहीं लगता। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। इसके अलावा मिस्र से भी लगता है, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, मिस्र से टच करता है इजराइल, ईरान से नहीं टच करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पारित किया गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम पारित किया गया था 2006 में, ठीक है। फिर देखिए 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मानव विकास सूचकांक का भाग नहीं है? यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पहली बार UNDP द्वारा घोषित किया गया था 1990 में, और मानव विकास सूचकांक को बनाया था पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मिल करके, ठीक है। तो इसके जो घटक हैं, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है, स्वास्थ्य इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, ये हमारा आंसर है। 3 घटक इसमें रखे गए, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगला प्रश्न, 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? ये प्रश्न भी बहुत बार आया है, समझ लीजिएगा। 2 भिन्न
समुदाय, यानी कि मैनग्रोव्स और लैंड स्थल पहाड़ी क्षेत्र और स्थल समुद्री क्षेत्र दलदल, इसे दो पारिस्थितिक तंत्र यानी समुदायों के बीच का संक्रमण जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? इकोटोन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इकोटोन कहते हैं। ठीक है, दो पारिस्थितिक तंत्रों दो समुदायों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसको इकोटोन कहते हैं। ठीक, पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर है बी वाला, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने बताया था पौधों में भी जान होती है, इसका ये आंसर है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, और खूब पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए।